आज हम फिर इस क्रैश कोर्स की बिल्कुल लास्ट सीरीज में हैं और आपको यहाँ से जो आज मिलने वाला है वो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन हमने सप्लीमेंट्री विस्टाज के नाम से जो आपके सिलेबस में है उसका हिस्सा है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने सारा लिटरेचर कराया, जिसमें प्रोज सेक्शन से दोनों आपको लॉन्ग शॉर्ट करा दिया गया है, पोएट्री सेक्शन से सेंट्रल आइडिया स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, और यहाँ हम शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। सारे चैप्टर्स से जितने भी आपके सिलेबस में हैं उनमें से हमने चुनिंदा चैप्टर्स को लिया है और बहुत कम प्रयास में ही आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, ऐसा हमने प्रयास किया है। आइए हम देखते हैं किस किस शॉर्ट क्वेश्चंस को हमें ज़्यादा देखना चाहिए। देखो, पहला चैप्टर आपका बनता है थर्ड लेवल, और ये थर्ड लेवल को जैक फिनी ने लिखा है। एक साइंटिफिक फिक्शन है, साइंस फिक्शन, और ये बिल्कुल एक मॉडर्न लेवल पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है, उस चैप्टर में 2 से 3 मुद्दे हैं जहाँ पर हमें बात करनी होती है। उन्हीं से हमारा सेंटेंस जो बन के आता है, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बने या कोई भी आपका जो इश्यू पूछा जाएगा वहीं से पूछेंगे वो। जैसे सबसे पहली बात तो वहाँ है कि थर्ड लेवल को लेकर बहुत सारी बातें हुई। थर्ड लेवल क्या है और चार्ली उससे कैसे कनेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसी पे बना है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, कि थर्ड लेवल क्या था ही क्या चीज़ है ना। दूसरा कह रहे हैं वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ पर स्थित था, क्या चीज़ थी वो और ये कहाँ पर स्थित थी, इस बारे में हमने बात करनी है। देखिए पहला बोल रहे हैं शुरू में द थर्ड लेवल, तीसरा तल करके बोला गया है उसे ना। थर्ड लेवल क्या है कि वो चार्ली को दिखता है या इमेजिनेशन में है, रियल में वो है नहीं। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है तो उसके 2 लेवल हैं, 2 तल हैं, 2 बिल्डिंग हैं, लेकिन चार्ली को क्या होता है, उसको तीसरा तल मिला और ये सिर्फ एक कल्पना थी उसकी। उसके लिए बात हो रही है इज एन एक्स्ट्रा फ्लोर, एक और अलग से फ्लोर है, फर्श या कहिए वही उसका जो मंजिल है। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल एक और अतिरिक्त फ्लोर है या अतिरिक्त तल है। इट हैड ओनली 2 लेवल्स, इसमें सिर्फ 2 लेवल हैं, 2 तल हैं। इन रियल, वास्तव में, अगर हम वास्तविक बात करें तो इसमें 2 ही लेवल हैं या 2 ही उसके फ्लोर हैं। इट इज़ अ सबवे, ये एक छोटा स्टेशन है या कहिए ऐसे जहाँ से आसपास लोकल एरिया में ट्रेन वगैरह मिलें। विच विल कैरी, जो ले जाएगा पैसेंजर्स, यात्रियों को, टू गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग। अब ये गेल्सबर्ग क्या जगह थी, गेल्सबर्ग है वो जहाँ पे राइटर जाना चाहता है, ये मतलब चार्ली जाना चाहता है ना। तो चार्ली जहाँ जाना चाहता है वो गेल्सबर्ग है, तो गेल्सबर्ग के लिए ट्रेन यहीं से मिलती हैं और पुराने ज़माने में ऐसा होता था। इट सिम्बलाइजेज, यह प्रतीकात्मक है या प्रतीक बनता है मैंस डिजायर, इंसान की इच्छा का। यानी जो क्या है बोल रहे हैं थर्ड लेवल क्या है उसके बारे में बात करना है कि मनुष्य की इच्छा है टू एस्केप, बच जाने के लिए या बचना के लिए, फ्रॉम से द वर्ल्ड, इस दुनिया से, यानी इस दुनिया से बचने के लिए मनुष्य की इच्छा का प्रतीक है। ये संसार कैसा है, जो संसार फुल ऑफ फियर, डर से भरा है, एंड इनसिक्योरिटी, और असुरक्षा से भरा है। यानी ये जो बात सिम्बलाइज हो रही है या प्रतीकात्मक बन रही है, ये मनुष्य की उस इच्छा के लिए है जिसमें वो इस डर से भरे हुए इस असुरक्षित संसार से बचने की इच्छा रखता है। यानी हर मनुष्य जो यहाँ पर सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा तो वो एक अपना काल्पनिक जीवन बनाता है और उसी में वो जीता है। तो ये बात यहाँ पर ये सिम्बलाइज करेगी। अगला क्वेश्चन इसी में लिया है, व्हाट डिड सैम राइट, ये अंत का क्वेश्चन है बिल्कुल, कि सैम ने क्या लिखा इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली के नाम जो उसने पत्र लिखा था सैम ने, वो क्या लिखा, उस पत्र में क्या है। सैम भी यहाँ एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है, रियल में वो भी नहीं है। तो बोला देखिए सैम रोड, सैम ने लिखा टू चार्ली, चार्ली को, अबाउट हिज डिस्कवरी, अपनी खोज के बारे में, ऑफ द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल की जो तीसरा तल है उस तीसरे तल की खोज के बारे में सैम ने चार्ली को लिखा। उस पत्र में सबसे पहली बात तो यही कि ही वॉज राइट अबाउट इट, वो इसके बारे में बिल्कुल ठीक था। जब उसने ये बात बताई कि ठीक है, वो कह रहा है तीसरा तल है मुझे। ही वॉज लिविंग, वह रह रहा था, इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग में, वह गेल्सबर्ग में रह रहा था, यानी वो पहुंच गया वहाँ, ऐसा उसने लिखा। ही एडवाइज्ड हिम, उसने उसे सलाह दी, टू सर्च फॉर द थर्ड लेवल, तीसरे तल की खोज करते हैं। यानी उसने उस पत्र में लिखा कि तुम तीसरे तल की खोज करते रहो, और उससे और उसकी वाइफ दोनों को वो बुलाना चाहता था वहीं। ठीक है, गेल्सबर्ग में आ जाओ कि तुम ढूंढते रहो, तुम्हें भी मिल जाएगा, मुझे मिल चुका है, मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ से इसके आसपास से आपको मिलने वाला है। ठीक है, आगे हम चैप्टर की बात करें। आगे अगला चैप्टर है द टाइगर किंग। टाइगर किंग में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने आपको लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं, जिसे कल्कि ने लिखा है, साउथ इंडियन राइटर हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर्स
यानी क्या चीज़ ज्योतिषों ने प्रेडिक्ट भविष्यवाणी की, यानी किस चीज़ की भविष्यवाणी की ज्योतिषों ने। अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में, टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषों ने किस चीज़ की भविष्यवाणी की, ये पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए लिखा है एट द बर्थ ऑफ, जन्म के समय, ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के जन्म के समय एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की, दैट की द क्राउन प्रिंस, ये युवराज, क्राउन प्रिंस का मतलब होता है युवराज, राजकुमार, वाज बोर्न, जन्म हुआ है इसका राजकुमार का, इन द आवर, समय में, ऑफ द बुल, बुल का मतलब है वृष राशि, यहाँ पर उसे वृष राशि करके बोला गया है कि ज्योतिषों ने राजकुमार के जन्म के समय ही ये भविष्यवाणी की कि राजकुमार का जो जन्म है वो वृष राशि में हुआ है, वृष राशि में। द टाइगर वुड बी द कॉज, कारण बनेगा, यानी टाइगर कारण बनेगा, ऑफ दैट हिज डेथ, उसकी मृत्यु का, इसकी मृत्यु का कारण टाइगर बनेगा। क्यों बनेगा ना, कि बुल कहते हैं वृष को, बैल है ना, और बैल और टाइगर का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो ज्योतिषों ने ये बात बता दी कि इसकी मृत्यु का कारण शेर बनेगा, है ना, टाइगर। अगली बात में क्या बोला, द 100 टाइगर, 100वां टाइगर, वुड बी द मोस्ट, होगा सबसे ज़्यादा, डेंजरस, खतरनाक, टू हिज लाइफ, उसके जीवन के लिए, उसके जीवन के लिए जो 100वां टाइगर होगा वो सबसे खतरनाक होगा, या उससे उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। वही पहला क्वेश्चन ये हो गया ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए है, हाउ डिड द टाइगर किंग, किस प्रकार से टाइगर किंग ने किल, मारा, द 100 टाइगर, 100वां टाइगर, यानी 100वां टाइगर किस प्रकार से मारा। उसी के प्रतिज्ञा के चारों तरफ ये चैप्टर चलता है। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 100 टाइगर मार दूंगा, और ज्योतिष ने बताया था पहले कि तुम 99 टाइगर मार लोगे, अगर मान लो तो फिर 100 में से तुम्हें सावधान रहना है। तो वो वाली बात यहाँ। वैन द टाइगर किंग, जब टाइगर किंग ने शूट, गोली चलाई, द 100 टाइगर, है ना, 100वें टाइगर पर। हाँ, तो देखिए बात चल रही थी कि जब उसने 100वें टाइगर पर गोली चलाई, द बुलेट मिस, तो गोली चूक गई है, गोली का निशाना हट गया, लगा नहीं उधर। द ओल्ड टाइगर, ये बूढ़ा सा टाइगर जो सामने आया था, नॉट किल्ड, मारा नहीं गया, यानी उसकी मौत नहीं हुई। जब टाइगर पर राजा ने उस पर गोली चलाई तो उसकी मौत नहीं हुई, तो गोली लगी नहीं उसको। इट फेंटेड ओनली, यह सिर्फ मूर्छित हो गया, बेहोश होकर गिर गया। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, दैट ही हैड कैप्ट, कि उसने निभा दिया है, हिज प्रॉमिस, अपने वायदे को या अपनी कसम को उसने पूरा कर लिया है। राजा को लगा, बट इट वाज, लेकिन यही हिज मिस्टेक, उसकी गलती थी, लेकिन यही उसकी गलती थी कि वो उस टाइगर को मार ही नहीं पाया था, बल्कि क्या है, उससे वो चूक गया था। ठीक है, इस प्रकार से 100वां टाइगर उसके लिए मारने के या ना मारने के बराबर हुआ। आगे हम बात करें, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जो तिसानी दोषी इसकी राइटर है, ये भी भारतीय लेखक हैं, और इन्होंने इसमें देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं यहाँ भी। व्हाट वाज द एम, क्या उद्देश्य था, लक्ष्य था। स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस ये एक प्रोग्राम है जिसपे ये सारा चैप्टर लिखा हुआ है ना। एक यात्रा जाती है, वो घूमने जाते हैं उधर अंटार्कटिका पे, वहाँ पर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है। जो राइटर हैं वो भी उसमें शामिल हैं और वो इसको लिख रही हैं। उसका नाम रखा गया था प्रोग्राम का स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो उसके लिए पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था, यानी क्यों वो कार्यक्रम बनाया गया। तो क्यों बनाया गया, द एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का उद्देश्य वाज था टू ऑफर, बच्चों को प्रदान करना, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एक जीवन बदल देने वाला अनुभव, यानी बच्चों को एक जीवन बदल देने वाला अनुभव प्रदान करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इन दिस एज, इस युग में, दे वर एबल, वे योग्य थे, टू लर्न, सीखने के, यानी जो उम्र है बच्चों की ये, उसमें वो सीखने के योग्य हैं, एब्जॉर्ब, उसको अपने अंदर उतारने के योग्य हैं, एंड एक्ट, और कार्य करने के योग्य हैं उसके अनुसार, है ना। यानी जो उम्र बच्चों की है, इस उम्र में वो सीख सकते हैं, चीज़ों को अपने अंदर समा सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। दे कुड बी, वे बन सकते थे, द फ्यूचर गार्ड्स, भविष्य के रक्षक, ऑफ दिस प्लेनेट, इस धरती के, जो सारा हमारा प्लेनेट ग्रह है, इसके वो एक अच्छे रक्षक बन सकते थे। इसलिए बच्चों को वहाँ ले जाकर ये सारी बातें दिखाई गई, सिखाई गई, और उनको बताया भी गया कि ये सब कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर हम पर्यावरण की रक्षा ना करें तब। ये सारी बातें उस पार्ट में हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर फील, लेखक कैसा महसूस करती हैं, व्हेन शी रीच, जब वो पहुंची अंटार्कटिका, जब राइटर अंटार्कटिका पे पहुंची तो उन्हें कैसा लगा, क्या उन्होंने लिखा। देखिए बोल रहे हैं, द राइटर वर सरप्राइज, लेखक बड़ी आश्चर्य में थी, टू सी, देखकर, द ह्यूज एरिया, बहुत विशाल क्षेत्र को, एंड ग्रेट साइलेंस, और महान शांति को, यानी बहुत बड़ी शांति और बहुत बड़े क्षेत्र को देखकर लेखक आश्चर्य में थी। सी थॉट, उन्होंने सोचा,
हाउ देयर कुड बी, कैसे वो समय रहा होगा, हैव बीन अ टाइम, समय यानी किस प्रकार से वो समय रहा होगा, वैन इंडिया, जब भारत भी, एंड अंटार्कटिका और अंटार्कटिका, भारत और अंटार्कटिका दोनों ही, वर द पार्ट्स, हिस्से थे, ऑफ सेम लैंड मास, एक ही ज़मीन के, यानी एक ही ज़मीन के हिस्से थे, जिसका नाम आगे दिया है गोंडवाना। यानी वो समय किस प्रकार का रहा होगा या कैसे दुनिया वो होगी जब सिर्फ इंडिया और अंटार्कटिका बिल्कुल एक ही क्षेत्र में थे, मतलब एक ही टुकड़े में थे, जिसका नाम गोंडवाना था। ठीक है, एक समय ऐसा रहा, तो उस पार्ट में इसके बारे में जिक्र किया गया। तो दो मुद्दे यहाँ पे हैं, इनके बारे में बात की गई है, इनको भी इम्पोर्टेंट आप देखें। नेक्स्ट हमारा चैप्टर बनता है उससे द एनिमी। एनिमी को लिखा है पॉल एस बक ने। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर सादाव के इर्द गिर्द चैप्टर घूमता है। जैसे पहला क्वेश्चन है वाई वाज डॉक्टर सादाव सेंट, डॉक्टर सादाव को क्यों भेजा गया अमेरिका, वैन ही वाज 22, जब वो 22 साल का था, जब 22 साल का हुआ तो अमेरिका क्यों भेजा गया। देखिए, वैन डॉक्टर सादाव वाज 22, जब डॉक्टर सादाव 22 साल का हुआ, ही वाज सेंट, उसको भेजा गया अमेरिका। क्यों भेजा गया, हिज फादर वांटेड, उसके पिता चाहते थे, टू गिव हिम, उसको देना, द बेस्ट एजुकेशन, सबसे अच्छी शिक्षा, उसके पिता उसको सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देना चाहते थे। सादाव अंडरस्टूड, सादाव ने समझ लिया था, हिज विल, उनकी इच्छा को, सादाव भी उनकी इच्छा को जानता था, समझ गया था, एंड बिकेम, और बना, ए फेमस सर्जन, एक प्रसिद्ध सर्जन, चिकित्सक या डॉक्टर, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में या दवाइयों के क्षेत्र में, है ना, इस क्षेत्र में वो भी एक बड़ा डॉक्टर बनकर अमेरिका से आया, इसलिए भेजा गया। नेक्स्ट है हु इज़ द एनिमी, शत्रु कौन है, ऑफ होम, किसका, यानी कौन किसका शत्रु है, इन द एनिमी, इस एनिमी चैप्टर में कौन किसका शत्रु है और क्यों, ये भी पूछा है क्यों। सारा चैप्टर देखो इसी के अंदर है कि कौन है शत्रु, किसका शत्रु है और क्यों शत्रु है। कह रहे हैं डॉक्टर सादाव एंड द अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर सादाव और अमेरिकन सिपाही हैं, आर एनिमीज, शत्रु हैं, इन द स्टोरी, कहानी में, यानी इस कहानी में अमेरिकन सोल्जर और ये जापान का डॉक्टर सादाव दोनों आपस में शत्रु हैं, क्योंकि दोनों देशों में लड़ाई चल रही है और दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के शत्रु कहलाए। जापान एंड अमेरिका, जापान और अमेरिका, आर एट वार, युद्ध में सम्मिलित हैं, इस समय युद्ध चल रहा है, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, यानी दोनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध में इस समय बिजी हैं, व्यस्त हैं। डॉक्टर सादाव परफॉर्म, डॉक्टर सादाव ने किया, हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को, डॉक्टर सादाव ने अपने कर्तव्य को किया, एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, उन्होंने एक डॉक्टर का कर्तव्य निभाया। क्या निभाया, ही ट्रीटेड, उन्होंने इलाज किया, इवन हिज एनिमी, अपने शत्रु का भी, प्राय अपने शत्रु का भी इलाज किया, है ना। एक डॉक्टर का ये रहम दिल होता है, या मतलब उनका एक पेशा है कि उन्हें सबका इलाज करना है, तो सादाव ने अपने शत्रु का भी इलाज किया, ये उनका बहुत बड़ा काइंडनेस है, दया है उनके अंदर। ये इस चैप्टर से बात हुई। आगे हम बात करें अगला हमारा ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट ये चैप्टर है, इसका क्या है, सुजैन हिल्स की राइटर हैं, और यहाँ सिर्फ दो ही कैरेक्टर चैप्टर में हैं। ठीक है, दो कैरेक्टर हैं, एक तो मिस्टर लैम है और दूसरा डैरी। डैरी एक बच्चा है और मिस्टर लैम एक बड़े वयस्क व्यक्ति हैं, दोनों ही किसी प्रकार से डिसेबल्ड हैं, जिसमें क्या है, मिस्टर लैम की टांग नहीं है एक, और डैरी का फेस जला हुआ है। तो दोनों के ही बीच में एक देखें सिमिलरिटी हैं, जिनमें जो डैरी हैं, लड़का है बच्चा, उस बच्चे ने अभी अपने आप को उतना मैच्योर नहीं बनाया, वो डरता है लोगों से ना, लेकिन जो मिस्टर लैम है वो अपने आप को मैच्योर बना चुके हैं और वो समझ चुके हैं दुनिया क्या है, इसलिए वो ओपनली जीते हैं जीवन को, और डैरी छुप छुप के जीता है। इन दोनों के ही बीच में बस ये वार्तालाप है चैप्टर्स की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डज मिस्टर लैम, क्यों मिस्टर लैम लीव हिज गेट ओपन, अपना गेट खुला रखते हैं, अपना गेट खुला के छोड़ देते हैं, खुला रखते हैं, क्यों ऐसे। मिस्टर लैम लीव्स, छोड़ देते हैं, हिज गेट, अपने गेट को, दरवाजे को, ऑलवेज ओपन, हमेशा ही खुला हुआ, यानी हमेशा ही खुला हुआ छोड़ते हैं मिस्टर लैम अपने दरवाजे को, बिकॉज, क्योंकि, ही वांट्स, वह चाहते हैं, टू पीपल, लोगों को, क्योंकि वो लोगों को चाहते हैं या लोगों को पसंद करते हैं। ही हैज़ नो वन, उनके पास कोई भी नहीं है, टू टॉक, बात करने के लिए, एंड टू लिव विद हिम, उनके साथ रहने, यानी उनके साथ रहने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनके पास कोई नहीं है, वो अकेले हैं, कोई फैमिली उनके पास नहीं है। ही वेलकम्स, वह स्वागत करते हैं, एवरीबडी, हर व्यक्ति का, इन इस गार्डन, अपने बगीचे में, अपने बगीचे में वो सबका स्वागत करते हैं, सबको कहते हैं कोई भी आ सकता है ना, वो किसी को बाउंडेशन नहीं करते। अगली बात, हाउ डज मिस्टर लैम, किस प्रकार से मिस्टर लैम, ट्राई, कोशिश करते हैं, टू रिमूव, दूर करने की, द बेसलेस फियर, आधारहीन डर को, ऑफ डैरी, डैरी के, यानी डैरी के
आधारहीन का मतलब है बेकार के, यानी जिसका कोई मतलब ना हो। तो आधारहीन डर को दूर करने के लिए मिस्टर लैम क्या प्रयास करते हैं, कैसे दूर करते हैं? हाँ, तो देखिए हम बात करें, यहाँ कर रखा है कि डैरी थिंक, डैरी सोचता है कि पीपल आर अफ्रेड, लोग डरते हैं, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे से। यानी उसको लगा जैसे उसका चेहरा एक साइड जला हुआ है, तो डैरी को लगता है कि लोग उसके चेहरे से डरते हैं। मिस्टर लैम ने टीचेस, सिखाते हैं उसको। मिस्टर लैम क्या सिखाते हैं कि ही हैज़ टू टेक रिस्क, उसे थोड़ा जोखिम उठाना है। बाय कमिंग आउट, बाहर आकर, ऑफ हिज सेल, अपने सेल का मतलब जो ये दो बातें हैं, सेल का मतलब अपने डर का जो कवर है उसके चारों तरफ आवरण है, उस आवरण से बाहर निकलना है। तो सीधी बात ये बोला उन्होंने कि मिस्टर लैम ने डैरी को सिखाया कि तुम अपने आवरण से बाहर निकलो और थोड़ा सा रिस्क लो। क्यों? एवरीबडी, हर व्यक्ति ही, हैज़ प्रॉब्लम्स, समस्याएं रखता है, इन इज़ लाइफ, उसके जीवन में, यानी अपने जीवन में या हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से डरना ही क्या है ना। बट इट इज़ आवर एटीट्यूड, लेकिन ये हमारा दृष्टिकोण होता है, दैट मैटर्स द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। भले ही हमारी समस्याएं कितनी हैं, लोगों को हम कैसा ही सोचते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारा दृष्टिकोण है कि हम उसको किस प्रकार से मामले को लेते हैं। तो उन्होंने ये सिखाया उसको कि बेकार की चिंता छोड़ो और सबके साथ मिल के रहो, फिर कोई तुमसे डरेगा नहीं, ना ही तुमसे कोई घृणा करेगा। तो ये इस चैप्टर का सबसे लॉजिक था लास्ट वाला, कि मिस्टर लैम ने डैरी को समझाया और उसका डर निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपके भाई सप्लीमेंट्री, जिसे हम विस्टास के नाम से जानते हैं, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग इनको तैयार करेंगे तो आपको मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस आने वाले यूपी बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में आप हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करेंगे। और बिल्कुल रिटन वे में इसको अगर आप चाहेंगे तो आपको स्टेबल क्लास से ये मिल जाएगा सारा। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है स्टेबल क्लास के नाम से, और वहाँ से उसे आप डाउनलोड कर लें, तो वहाँ आप सबका ये PDF वे में लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी ये यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में मिल ही रहा है, इसे देखिए और ठीक है हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू एवरीबॉडी।